ठीक है। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू, है ना, लॉ ऑफ डीएमयू के 5 शनि के बारे में हमने बात किया था, दैट इज हॉबीज, माइसर, एडिक्शंस, पावर एंड मनी, है ना। तो 4 लाइनें जो है वो इसके ऊपर लिखी वाली है, आप लोगों को मैं सुना देता हूं, तो आप लोग सुन लो अच्छे से, बढ़िया, है ना। और याद करने का है कि इनको नहीं, बस अपन जस्ट सुनने के लिए थोड़ा एंटरटेनमेंट बोल के इसको बना रहे हैं, है ना। चलो, क्या बोला है, हॉबीज के पूरे होने से प्लेजर है बढ़ता, एडिशनल रुपी मिलने से ज्यादा सेटिस्फैक्शन है मिलता, एडिक्शंस का इंटॉक्सिकेशन बढ़ने से यूटिलिटी भी बढ़ता, पावर के आने के बाद इंसान और पावर है मांगता, पैसा कितना भी दे दो यूटिलिटी कभी जीरो नहीं है होता, वो पैसे के साथ साथ और है बढ़ता, है ना। तो इस हिसाब से आप जो है वो छोटी सी यहाँ पे 4 शब्द लिखे गए ऑन लॉ ऑफ डीएमयू के एक्सेप्शंस। ओके, अभी अगले सवाल पे आगे बढ़ेंगे, दैट इज अबाउट द क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ, है ना। क्रिटिसिज्म्स किसे बोला जाता है, देखो अभी आपके घर पे अगर कोई नया नया रेसिपी बनाया जाए खाने के लिए, और सबसे पहले आपको सर्व किया जाता है और पूछा जाता है कि बताओ बेटा कैसा लगा, है ना, नमक मिर्ची कैसा है, कुछ कम ज्यादा है क्या, टेस्ट कैसा है, आपको पूछा जाता है। फिर आप उसके ऊपर अपनी क्या देते हो, विशेष टिप्पणी अपन उसके ऊपर करते हैं कि नमक थोड़ा ज्यादा हो गया या नमक कम हो गया, तीखा बहुत हो गया, है ना, टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है, गंदा बना है, बाहर बहुत अच्छा मिलता है होटल में, तुमको आता है क्या, नहीं आता। ये सब क्या है, दिस इज नथिंग बट अ क्रिटिसिज्म, है ना। जो भी चीज बनाई गई उसके अंदर अपन क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कमी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिटिसिज्म्स बोलते हैं, ठीक है। सो हमारे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डीएमयू बनाया, है ना। लॉ ऑफ डीएमयू के हमको कुछ अजम्पशंस बताए, स्टेटमेंट बताया, कंसेप्ट क्या है समझाया, ठीक है। बट कुछ लोगों का बोलना था कि ये लॉ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इस लॉ में कई सारी क्या है, कमियां है, गलतियां है इस लॉ की, उन सभी गलतियों को इन्होंने यहाँ पे अपने के सामने रखा इन द नेम ऑफ क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे ना 5 क्रिटिसिज्म्स बताए गए, 5 जो है इनकी विशेष टिप्पणियां दी गई है इस लॉ के ऊपर, जो इसकी गलतियों को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लॉ बिल्कुल भी सही नहीं है, इस लॉ में जो बोली गई बातें हैं वो बिल्कुल भी सही है क्या, नहीं, हमेशा सही नहीं हो सकती, कुछ जगह पे होगा बट हमेशा सही नहीं होगा, ठीक है। आखिरी में बैठे वाले बच्चे पूरे इधर 2-3, इधर 2-3, सब लोग सामने आ जाओ, यहाँ पे बहुत जगह है, यहाँ पे 2 जन है, यहाँ पे 3 जन है, वहां पे 2 है, यहाँ पे पूरा बेंच खाली है, वहां पे कम है, वहां पे कम है, मामा सब आखिरी के 2 बेंचेस में जो जो है ना सबको उठा के इधर सेटल कर दो, आ जाओ, बहुत जगह है। तुम दोनों पीछे कहाँ चले गए, तुम्हारी यहाँ जगह थी तो, हाँ पेपर पीछे बैठ के देते क्या, हाँ पीछे नहीं बैठना पेपर देने को, ठीक है। चलो, क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ, क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ क्या बोले वाला है, देखो न्यूमोनिक यहां पे आप लोगों के लिए दिया है, दैट इज यू सी आई सी अ सिंगल वॉन्ट, है ना। क्या बोला है, देखो क्रिटिसिज्म्स अपन क्या बोलते हैं भाई, मैंने भी देखा, तूने भी देखा, इसने क्या करी, बहुत सारी गलतियां करते हैं, 2 जन मिलके क्या करते हैं, चुगली करते हैं ना फिर उस इंसान की, कब, जब अपन दोनों देख लेंगे तब, ओके। तो न्यूमोनिक क्या है, यू सी आई सी अ सिंगल वॉन्ट, क्या बोला न्यूमोनिक, यू सी आई सी अ सिंगल वॉन्ट। क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ क्या है बच्चों, यू सी आई सी अ सिंगल वॉन्ट, राइट, ओके। यू से क्या आएगा, यू से आएगा आपका पहला पॉइंट, दैट इज अनरियलिस्टिक अजम्पशन, है ना। सी से आएगा आपका दूसरा पॉइंट, दैट इज योर कार्डिनल मेजरमेंट, ओके। अगेन आई से आएगा आपका तीसरा पॉइंट, दैट इज इनडिविजिबल गुड्स। चौथा पॉइंट आएगा अगेन सी से आपके लिए कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, है ना, यू सी आई सी, एंड लास्ट पॉइंट इज योर अ सिंगल वॉन्ट, राइट। ऐसे हमारे 5 पॉइंट इस न्यूमोनिक से याद हो जाएंगे क्या, यस। क्या बोले, क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ, यू सी आई सी अ सिंगल वॉन्ट, क्या बोला हमने, यू सी आई सी अ सिंगल वॉन्ट, क्लियर है क्या सबको, अरे यस क्या, यस। चलो एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल बात करेंगे। क्या बोला है, अनरियलिस्टिक अजम्पशन, अनरियलिस्टिक मतलब, रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है, सच्चाई, अनरियलिस्टिक मतलब जो सच्चाई नहीं है ना। तो क्या बोला गया है कि आप जब लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में हमको समझा रहे हो तो आपने सबसे पहले एक बात बोली, दैट इज अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, और आपने कई सारे अजम्पशंस लिए, है ना। क्या था न्यूमोनिक वैसे अजम्पशंस का,
assumptions का न्यूमोनिक, रिच चाइल्ड हैव रोल्स रॉयस कार, दे ड्राइव सोलो, है ना। assumptions ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू बोलो, रिच चाइल्ड हैव रोल्स रॉयस कार, दे ड्राइव सोलो, ठीक है। ओके, तो अपन ने 8 assumptions देखे, और इनका बोलना क्या है, जैसा आपने बोला लॉ कब फुलफिल होगा, जब ये सारी चीजें क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जब ये हमारे सारे assumptions क्या हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे। बट कभी भी ये सारे के सारे assumptions एक साथ फुलफिल होना पॉसिबल नहीं है ना। ये जो आपका assumption है बिल्कुल भी क्या है, अनरियलिस्टिक है। सच्चाई में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लोग जो है वो होमोजीनियस यूनिट्स एक के बाद में कंटिन्यूअसली क्या करते रहे, कंज्यूम करते रहे। ये पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। कार्डिनली मेजर करके बताओ, ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। अच्छा कैसे आया ये फाइंड आउट करके निकालो, पॉसिबल है क्या, नहीं है। रीजनेबल साइज में ही करना है, ना छोटा करना है ना बड़ा करना है, पॉसिबल है क्या, नहीं है। एक ही वांट सेटिस्फाई करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। डिविजिबल होना चाहिए, बहुत बार चीजें डिविजिबल नहीं भी होती। तो इनका बोलना क्या है कि आपने कई सारे अजम्पशंस लिए, और ये सारे के सारे अजम्पशंस एक साथ फुलफिल होना बड़ा ही क्या है, डिफिकल्ट है, मुश्किल है। इसलिए आपका ये जो अजम्पशन है बिल्कुल भी क्या है, वाहियात है, गलत है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। और ये सारे के सारे अजम्पशंस एक साथ कभी फुलफिल नहीं होंगे, और आपका लॉ भी कभी फुलफिल होगा क्या, नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारे अजम्पशंस लेके क्या चल रहा है, ये लॉ चल रहा है। सो इसके लिए पहला पॉइंट क्या बन गया, दैट इज अनरियलिस्टिक अजम्पशन। लोगों ने क्या बोला कि ये जो अजम्पशंस लिए ना, ये सारे के सारे अजम्पशंस बिल्कुल भी क्या है बच्चों, गलत है। पहला क्रिटिसिज्म क्या है, अनरियलिस्टिक अजम्पशन, कि आपके जो सारे अजम्पशंस है बिल्कुल भी गलत है, सच्चाई से इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरा हमारा क्रिटिसिज्म क्या है, अबाउट द कार्डिनल मेजरमेंट। क्या बोला इन्होंने कि आपने बोला यूटिलिटी को क्या करना होगा, नंबर्स में मेजर करना होगा, ओके। बट ये नंबर आएगा कहां से, ये आपने समझाया क्या, नहीं। आपने क्या बोला, आपको जो भी अमाउंट का यूटिलिटी देना है आप दे सकते हो क्या, यस। आपको उस चीज से कितना फायदा हुआ, नंबर में बताओ। अभी ये फायदा नंबर में आया कैसे, वो नंबर कैसे डिराइव होगा, ये किसी ने समझाया नहीं है। ना ही आपको किसी को क्या करना है, इसका प्रूफ देना है। आपको प्रूफ देना है, अगर आपको पूछे कि आपको टी से अगर 15 का यूटिलिटी मिला, हाउ यू कैलकुलेटेड दैट 15, बताओ। नो कैलकुलेशंस, नो प्रूफ इज अवेलेबल, है ना। सर क्यों किया फिर हमने ये सब नंबर में कैलकुलेट, बिकॉज हमको क्या हो जाए, इजी हो जाए, क्या करने में, यूटिलिटी को ऐड करने में, यूटिलिटी को कंपेयर करने में। इसलिए हमने क्या बोला, नंबर में इसको मेजर करना चाहिए। बट इसका मेजरमेंट नंबर में निकाल पाना कभी भी पॉसिबल नहीं है ना। तो सेकंड क्रिटिसिज्म क्या है कि आपने जो कार्डिनल मेजरमेंट के बारे में, यूटिलिटी की बात करी है, वो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल हो भी गया, हमने नंबर बताया भी, तो उसका प्रूफ हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, लोग फिर अलग अलग यूटिलिटी अपने हिसाब से दे सकते हैं क्या, यस। सबको जितना यूटिलिटी मिलेगा सब लोग उसके हिसाब से कोई भी नंबर दे देंगे, जो कभी सच नहीं होगा। सच्चाई का इसका कोई लेना देना है क्या, अगेन नहीं है, ठीक है। अगेन ये क्या बोला था हमने, कार्डिनल मेजरमेंट क्या है, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, और सबकी साइकोलॉजी क्या होती है, अलग, और सबका नंबर क्या आएगा, फिर अलग ही आएगा। सेम आएगा क्या बच्चों, नहीं आएगा, ठीक है, यस। तो सेकंड हमारा यहाँ पे क्रिटिसिज्म क्या आ गया कि आपका जो एक कार्डिनल मेजरमेंट वाला पॉइंट है, ये बिल्कुल भी क्या है, गलत है ना। ये भी सच है क्या, नहीं। ये सबके आंसर गलत देगा क्या, यस। ये कंपेयर करने के लिए आपने बोला इजी होगा, बट ये डेटा बिल्कुल भी क्या रहेगा, गलत रहेगा। इसका कोई प्रूफ आपके पास में अवेलेबल नहीं है क्या, नहीं। चलो थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला, दैट इज अबाउट द इनडिविजिबल गुड्स, है ना। लॉ का अजम्पशन है कि गुड्स कैसे होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, डिविजिबल, है ना, जिससे कि हम क्या कर सके। इसमें डिविजिबल वाले पॉइंट में क्या बोला था, जो भी कमोडिटी है उसको हमने क्या करना चाहिए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, स्प्लिट करना चाहिए, और उसके बाद एक एक यूनिट हमने कंज्यूम करना चाहिए, और देखना चाहिए कि यूटिलिटी जैसे जैसे एडिशनल यूनिट कंज्यूम होगी क्या होती जाएगी, कम कम होते जाएगी। ऐसा बोला था हमने, राइट। बट बहुत बार ऐसा होता है इन केस ऑफ बल्की गुड्स, गुड्स डिविजिबल नहीं होते, उनको डिवाइड करके कंज्यूम किया नहीं जा सकता। उनको अगर एक साथ कंज्यूम करोगे तो ही यूटिलिटी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, है ना। और ऐसी चीजें आप जो है वो बहुत सारी खरीद पाओगे क्या, नहीं खरीद पाओ। कंटिन्यूटी इन केस में होगा क्या,
नहीं होगा। तो अगेन यहाँ पे आपके अजम्पशंस या ऐसे बल्कि गुड्स के ऊपर आपका ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। जो भी इनडिविजिबल गुड्स है उनके ऊपर आपका लॉ एप्लीकेबल हो नहीं रहा। जैसे हमने उस दिन भी एग्जांपल दिया था कार का, कि कार का अगर टायर निकाल दूं तो कार का कोई भी यूज नहीं है, इंजन निकाल दूं तो कार का कोई भी यूज नहीं है। अरे है क्या बच्चों? नहीं है, है ना। तो इसके लिए क्या बोला कि बहुत बार ऐसे बल्कि गुड्स या इनडिविजिबल गुड्स हो सकता है जिनके ऊपर ये लॉ लगेगा ही नहीं, है ना। हमने बोला था अपन ने एक कार ले ली, उसके बाद अगले मिनट को सेम दूसरी कार सेम कलर में अपन लेने वाले क्या? सेम मॉडल में? नहीं। अच्छा, उसके बाद और तीसरी लेने वाले क्या? चौथी लेने वाले क्या? नहीं, कोई नहीं लेगा। एक कार लिया, बहुत टाइम के बाद फिर दूसरे के बारे में सोचेगा और वो भी सेम नहीं होगी, है ना। यस, अपन कितने यूनिट्स खरीदते हैं? सिंगल यूनिट खरीदते हैं। ऐसे जो भी इनडिविजिबल गुड्स होते हैं उनके कितने यूनिट खरीदते हैं अपन? सिंगल, एक ही खरीदेंगे, ज्यादा नहीं खरीदेंगे। तो ऐसे सिचुएशंस पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो हमारा यहां पे जो थर्ड पॉइंट बनता है वो क्या बोला है? क्या बोला है थर्ड क्रिटिसिज्म? इनडिविजिबल गुड्स, हमारे गुड्स जो डिविजिबल नहीं होते उनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमने अभी बोला अगेन सी से, दैट इज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, है ना। अगेन हमारे अजम्पशंस में हमको ऐसा बोला था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। वो कभी चेंज होता है क्या? नहीं होता। बट एक्चुअल रियलिटी में जो यूटिलिटी है मनी का वो कभी सेम हो सकता है क्या? नहीं। क्या वो पर्सन के लिए, हर पर्सन के लिए सेम हो सकता है क्या? नहीं। हमने ये भी बात करी थी कि किसी अगर रिच पर्सन को आप 500 रुपीज दे दो और किसी पुअर पर्सन को 500 रुपीज दे दो, अमाउंट दोनों के लिए सेम है लेकिन यूटिलिटी दोनों के लिए क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। हो जाएगा क्या? यस, इट मींस आपका जो यूटिलिटी है वो मनी का कांस्टेंट नहीं होता। बट हमारा अजम्पशन क्या है? कांस्टेंट होता है। तो अजम्पशंस क्या है? बिल्कुल भी गलत है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? यस। अच्छा, और एक एग्जांपल से समझो। ओके, सेम पर्सन को सेम अमाउंट से अलग अलग यूटिलिटी कैसे मिलता है समझते हैं। ओके, तुम में से कितने लोग जो है वो हॉस्टल पे रहते हैं? हॉस्टल पे या रूम पे, नांदेड़ से, मतलब वो नांदेड़ के नहीं है, बाहर गांव से यहाँ पे रह रहे, ठीक है। और हर महीने को तुमको कुछ खर्चे को 2000, 5000, 10,000 कुछ आता होगा जिससे कि तुम तुम्हारा हॉस्टल का फीस, मेस का खर्चा ये सब भर सको। आते क्या पैसे? नहीं आते। अरे बाप रे, आंसू क्यों? अरे मेरे को मेरे दिन याद आ गए, मेरे को भी नहीं देते थे पैसे। क्या? मुझे कोई नहीं दिया, मैं भी किसी को नहीं दूंगा। बदला है, मुझे भी कभी नहीं मिले यार पैसे ऐसे खर्चा पानी करने को। मुझे ही खुद से जो है ना कमाना पड़ता था पैसे और खुद खर्चा करना पड़ता था। मैं मेरी फर्स्ट अर्निंग कब स्टार्ट हुई बताया क्या? जब मैं 11th क्लास में था ना, तब मैंने अपनी फर्स्ट अर्निंग चालू करी थी। फिर कभी बताएं, फिर कभी पहले कंसेप्ट बाकी है ना अपना। कभी फिर तुम पूछना मुझे कि सर आपकी कमाई की हिस्ट्री बताओ, तो फिर मैं तुमको बताऊंगा कि सिंस 2016, आज 10 साल हो गए, अपन 10 साल से पैसा कमा रहे हैं। बहुत पैसा है। क्या? हाँ, ब्लैक धंधा, ब्लैक मार्केटिंग करके। सोर्स बताया मैंने तुमको, ब्लैक मार्केटिंग करते थे अपन। मैंने पहले बोला था कि तुम्हारी क्लास में, है ना। हाँ, रेडमी के मोबाइल बेचते थे बोल के, ब्लैक मार्केटिंग। हाँ, चलो जाने दो। ओके ओके, ध्यान दो, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर समझो आप लोगों को, है ना, घर वालों ने ऐसे 10,000 रुपए दिए, ये ले बेटा 10,000 रुपए, कहीं अगर तुम जा रहे हो या कहीं तुमको खर्चा पानी करने के लिए क्या दिए? 10,000 रुपए दिए। अभी तुम्हारे पास जस्ट 10,000 रुपए आए। अब वो 10,000 में से पहले जो 500 रुपीज खर्चा करना रहेगा, अब उसके बारे में उतना सोचोगे क्या कि ये 500 रुपए कहाँ जा रहे हो यार, बहुत कीमती। हाँ, 10,000 है अपने पास, 500 रुपए खर्चा करना है, सोच के करना पड़ता। ऐसा बिल्कुल भी सोच नहीं रहेगा। अरे 9,500 है अपने पास, पहले 500 दो, ऐसा ले भाई तू रख ले, ऐसा भी नजर उतार के देने को तैयार हो जाएंगे क्या अपन? यस। पॉइंट इज कि अपने पास जब बहुत सारा पैसा रहेगा ना, अपने को उस छोटे अमाउंट से ज्यादा यूटिलिटी डिराइव करने की इच्छा नहीं रहेगी। अपन उससे ज्यादा यूटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे क्या?
नहीं कर रहे, लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही खर्चा करते 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 पैसे खत्म होने आ गए और अभी आपके पास कितने बचे, सिर्फ और सिर्फ 2,000 बचे। अब उस 2,000 में से अगर तुमको कोई बोले चल 500 रुपए खर्चा करके आते, अभी तुम क्या बोलेंगे, नहीं यार और 15 दिन बाकी है महीने में, 15 दिन पैसा टिकाना है, पप्पा फिर से पैसे भेजने वाले नहीं है। फिर उस 2,000 को आप बड़ा ही सोच समझ के एकदम यूज करोगे क्या, है ना। उसमें जो बचे वाले एक 500 है उसकी यूटिलिटी आपको पहले वाले 500 से क्या होगी, ज्यादा होगी। आप एक्सपेक्ट करोगे कि इतने पैसे में मुझे बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन पहले 500 खर्चा करने में उतना सोचा था क्या, नहीं। उतनी यूटिलिटी मिली थी क्या, नहीं मिली थी, है ना। तो ये पॉइंट है कि एमयू ऑफ मनी कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, वो टाइम टू टाइम पर्सन टू पर्सन क्या होता है, अलग होता है, डिफर करता है। बट लॉ का अजम्पशन क्या है, क्या है लॉ का अजम्पशन, एमयू ऑफ मनी इज कांस्टेंट, है ना, जो बिल्कुल भी क्या है, गलत है। तो इसके लिए क्या बोल दिया, ये क्या है हमारे लिए, क्रिटिसिज्म, है ना। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने इसके ऊपर क्या डाली, विशेष टिप्पणी डाली, ठीक है। चलो ओके, द लास्ट पॉइंट क्या बोला है कि अ सिंगल वांट। देखो अगेन हमारा अजम्पशन है कि लॉ ऑफ डीएमयू के अंदर जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपकी कितनी वांट सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक, अ सिंगल वांट, सोलो। याद है सबको सोलो, सिंगल वांट के बारे में हमने बोला था, आखिरी पॉइंट था हमारा अजम्पशंस में कि लॉ में जो भी कमोडिटी कितने वांट सेटिस्फाई करेंगे, एक सिंगल वांट सेटिस्फाई करेगा। बट सच्चाई में देखा जाए तो कोई भी कमोडिटी क्या सिर्फ आपकी सिंगल वांट सेटिस्फाई करता है क्या, नहीं करता। तो अगर अपन इस तरीके से बात करेंगे कि लॉ उन्हीं गुड्स पे अप्लीकेबल है जो सिंगल वांट सेटिस्फाई करता है, तो ऐसे लॉ कई सारी चीजों पे तो अप्लीकेबल ही नहीं होगा। फिर वहां पे लॉ बिल्कुल भी क्या हो गया, वेग हो गया, यूजफुल है क्या लॉ, नहीं है। इसके लिए अलग अलग हमको क्या दिए, क्रिटिसिज्म्स दिए कि जो ये सारे पॉइंट्स, जो ये सारे अजम्पशंस लॉ में बोले वाले हैं, ये सारे के सारे अजम्पशंस बिल्कुल भी क्या है बच्चों, गलत है। ये सारे अजम्पशंस रखने के बाद लॉ का कोई भी यूज होता ही नहीं है। लॉ कहीं भी एप्लीकेबल होगा क्या, नहीं होगा। कोई एक सही जवाब आपको सही सिचुएशन लॉ बताएगा क्या, नहीं बताएगा। बट इन फैक्ट लॉ सही भी है, लॉ कभी गलत है क्या, नहीं है, है ना। बट जो अजम्पशंस है वो सारे क्या है हमारे लिए बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। चलो क्या बोले हमने क्रिटिसिज्म्स के अंदर 5 पॉइंट, क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू क्या है, यू सी आई सी अ सिंगल वांट, राइट। यू से क्या आएगा, अनरियलिस्टिक अजम्पशन, आई से क्या आएगा, सॉरी सी से क्या आएगा, कार्डिनल मेजरमेंट, आई से क्या आएगा, इंडिविजिबल गुड्स, अगेन सी से क्या आएगा, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, एंड लास्ट पॉइंट अ सिंगल वांट। क्लियर है क्या बच्चों, 5 पॉइंट्स क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ क्या है, यू सी आई सी अ सिंगल वांट, राइट, ओके। अच्छा नेक्स्ट सवाल, सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। अभी देखो सिग्निफिकेंस किसे बोला जाता है, इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस किसे बोलते हैं अपन, इंपॉर्टेंस। बोले लॉ के कितने भी क्रिटिसिज्म्स क्यों ना हो, लॉ फिर भी बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। बहुत ज्यादा लॉ क्या है, इंपॉर्टेंट है। लॉ बिल्कुल भी बगैर काम का ऐसी बात है क्या, नहीं, लॉ बहुत ही काम का है, बहुत पॉपुलर है लॉ, पूरे के पूरे यूनिवर्स पे क्या है, इसका एप्लीकेशन किया जाता है। हमने बोला था पूरे विश्व पे है लगता, है ना, पूरी दुनिया पे लॉ एप्लीकेबल है क्या, यस, ठीक है। सर इंपॉर्टेंस क्या है, देखो यहाँ पे अपने को ना 4 इंपॉर्टेंस, 4 सिग्निफिकेंस जो है वो लॉ के बताए वाले है, ठीक है, कि लॉ किसे किसे यूजफुल होगा, लॉ का यूज कहां कहां पे आता है। सबसे पहला पॉइंट अपने को बोला दैट इज यूजफुल टू द कंज्यूमर, है ना। अभी यस बातें मत करो, इधर ध्यान दो। सभी कंज्यूमर्स के लिए लॉ कैसे यूजफुल है, बोले हर एक कंज्यूमर को क्या करने आएगा, अपने जो भी कंजम्पशन है उसका यूटिलिटी कैलकुलेट करने को क्या जरूरी है, लॉ को समझना जरूरी है। जब उसको ये पता चल जाएगा कि हर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से मुझे मिलने वाला यूटिलिटी क्या होते जाता है, कम कम होते जाता है, तो क्या वो कंज्यूमर उस चीज के लिए उससे ज्यादा पैसा देगा क्या, नहीं देगा। वो अपना यूटिलिटी का नुकसान करके लेगा क्या, नहीं करके लेगा। और उसे ये भी समझ में आ जाएगा कि जब मेरा यूटिलिटी बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, जीरो। कौन सा वाला यूटिलिटी जीरो होता है वैसे, मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो हो जाएगा तब मैंने कंजम्पशन को स्टॉप कर देना चाहिए। अच्छा ये सब कब समझ में आएगा, जब वो लॉ की स्टडी करेगा तब। तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, लॉ पढ़ना चाहिए। इसलिए इन्होंने बोला है कि हर एक कंज्यूमर के लिए लॉ को समझना क्या है,
जरूरी है, जिससे कि वो अपनी यूटिलिटी को क्या कर सके, मैक्सिमम कर सके। कौन सी वाली यूटिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। मार्जिनल मैक्सिमम होती है क्या, नहीं होती। कौन सी मैक्सिमम होनी चाहिए, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इन्होंने यहां पे अपने बोला है, दैट इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट, है ना। बोले ये जो लॉ ऑफ डीएमयू है ये किसके लिए जरूरी है, सरकार के लिए जरूरी। क्यों, बोले गवर्नमेंट को जो है ना कई सारी पॉलिसीज बनानी होती है। पॉलिसीज रिलेटेड टू व्हाट, आइदर इट बी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, एग्रीकल्चरल पॉलिसी, जो भी पॉलिसीज है वो गवर्नमेंट को क्या करनी है, फ्रेम करनी है। और पॉलिसीज बनाते टाइम पे उनको ये पता होना चाहिए कि कौन से गुड से लोगों को यूटिलिटी ज्यादा मिलती है और किस चीज से लोगों को यूटिलिटी कम मिलती है, जिसके अकॉर्डिंगली वो लोग क्या बनाए, पॉलिसीज फ्रेम करे, जिससे लोगों का क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, और गवर्नमेंट का भी क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। अच्छा एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, ओके अभी मैं अगर तुमको ऐसा बोलूं कि कोई प्रोडक्ट है जिससे आपको यूटिलिटी बहुत ज्यादा मिल रही है, कितनी मिल रही है, बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, अनलिमिटेड यूटिलिटी मिल रहा है, क्या आप उसके लिए पैसा भी ज्यादा दे सकते हो क्या, अरे यस और नो, यस। अभी सरकार ने ये समझ लिया कि कोई प्रोडक्ट है जिससे यूटिलिटी बहुत ही ज्यादा है और लोग उसके लिए कितना भी पैसा देने को क्या है, तैयार है। एग्जाम्पल लेते हैं, अल्कोहल, है ना, हाँ चालू हो जाएगा, हो जाएगा। ओ गरम हो गया हो, जाने दो, मत देखो, सुनो, खाली सुनो, उधर देखो और बाकी सुनो, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, है ना, अरे इधर ध्यान दो बच्चों, अरे अरे अरे, तूने बोला था मैं रोज पहले बेंच पे बैठूंगा और तू एक दिन ही बैठा खाली, बस जगह तेरे लिए जगह बना देंगे भाई अपन। ए दो जन खिसको, नहीं 5 मिनट नहीं रहे, जब तक कंसेप्ट खत्म नहीं मैं नहीं छोड़ रहा। हाँ शांत बैठा भी, हाँ वो उसको एक कोने से बेटा, उसको कोने से बेटा, ओके क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर समझो गवर्नमेंट को ऐसा पता है कि कोई प्रोडक्ट है जिससे आपको कितना यूटिलिटी मिल रहा है, बहुत ज्यादा, अल्कोहल जैसी चीज है, ओके अभी आप उसके लिए ज्यादा पैसा देने को तैयार हो क्या, यस, बिकॉज आपकी यूटिलिटी भी क्या है, ज्यादा है। तो सरकार ऐसे सिचुएशन में क्या उसके ऊपर का जो टैक्स रेट है ना, क्या उसको बढ़ा देगा क्या, अरे यस और नो, चालू हो रहा है रे, चालू हो रहा है, प्रोजेक्टर चालू है, देखो कितना बढ़िया एकदम गोरा गोरा दिख रहा है सब कुछ, नहीं तो जब कभी सरकार को ऐसा पता है अल्कोहल जैसी चीज लोगों को बहुत ज्यादा यूटिलिटी देती है, बहुत ज्यादा पैसा उसके लिए लोग देने को तैयार है, तो क्या गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर का टैक्स रेट बढ़ा देगा क्या, यस, बिकॉज इससे प्राइसेस भी बढ़ेंगी और उसको ज्यादा ज्यादा यूटिलिटी भी मिलेगी और सरकार को भी क्या मिल जाएगी बच्चों, कमाई मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, टैक्स मिलने वाला है। तो सरकार जो है वो लॉ ऑफ डीएमयू का स्टडी करता है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो भी टैक्सेशन पॉलिसीज है, ट्रेड पॉलिसीज है, इन सबको क्या करता है, बनाने का काम करता है। अच्छा यहां पे देखो एक वर्ड दिया है टैक्स के पहले, दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी। क्या बोला है बच्चों, प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी। वहां पे कहीं ना कहीं ये नोट करके रखना जो मैं भी तुमको बोलने जा रहा हूं, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी किसे बोला जाता है कि जो इंसान जितना ज्यादा पैसा कमाएगा उसको टैक्स उतना ज्यादा लगाना चाहिए और जो इंसान पैसा कम कमाएगा उसको टैक्स भी कम लगाना चाहिए या तो नहीं लगाना चाहिए। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव। अपने इनकम के अकॉर्डिंगली हमको टैक्स लगना चाहिए। सबको टैक्स सेम लगाने का है क्या, नहीं नहीं, ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी नहीं बोलता। प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी क्या बोलता है, लोगों को उनको उनके कैपेसिटी के हिसाब से क्या करो, आप टैक्स लगाओ। जो इंसान कम कमाता है उसको टैक्स कम लगना चाहिए, जो इंसान ज्यादा पैसा कमाता है उसको टैक्स भी ज्यादा लगना चाहिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। इसलिए इंडिया के अंदर जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी इंप्लीमेंट किया जाता है, जहां पे अपन लोगों को इनकम के स्लैब वाइज क्या लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं। जिसकी इनकम कम उसका रेट ऑफ टैक्सेशन भी कम, जिसकी इनकम ज्यादा उसका रेट ऑफ टैक्सेशन भी ज्यादा। अगर कोई इंडिया में बहुत ज्यादा पैसे कमाता है ना, तो सरकार उसके ऊपर पता है क्या, एक्स्ट्रा भी टैक्स लगाता है। बोले इसको एडिशनली क्या लगाओ, सरचार्ज लगाओ, है ना, बोले इसको क्या करो,
ज्यादा लूटो, इसके पास में बहुत सारा पैसा है, ठीक है। चल इट से अगर आपके पेरेंट्स की इनकम एनुअली 50 लाख रुपीस से ज्यादा है तो आपके पेरेंट्स को जो है एडिशनली 5% का सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर उनकी कमाई 1 करोड़ के ऊपर चली गई तो उनको एडिशनली 10% का सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर उनकी कमाई 22 करोड़ के ऊपर चली गई तो एडिशनली 15% का सरचार्ज उनको पे करना पड़ सकता है ना। मतलब पहले 5, 10, 15, 20, 25, 30 वो तो अलग, प्लस और उस 30% का 15%, 30% का 10% ऐसे और भरना पड़ेगा क्या? यस तो बहुत ज्यादा टैक्स लगाना पड़ता है। इसके लिए मैं बोलता हूं पैसा कम कमाना चाहिए जिससे कि टैक्स भी कम ही लगे। ज्यादा लगना चाहिए क्या? कहीं को लगाने का ज्यादा टैक्स? कम पैसा कमाओ, खुश रहो। मैं तो 5% के स्लैब में भी नहीं आता, इतनी कम कमाई है मेरी। 5% भी सरकार मेरे को टैक्स मांगती क्या? नहीं मांगती, पूरा पूरा रिफंड कर देती। ऐसा है। इस बार सरकार ने मुझसे टैक्स नहीं लिया, बल्कि लोगों ने मेरा जो टैक्स भरा था सरकार को, वो सरकार ने बोल दिया ले बेटा तू बहुत गरीब है, रख तू पैसा रख। तो सरकार ने मुझे रिफंड दिया, टैक्स नहीं लिया मेरे से। अभी रिफंड क्या होता है ये अगर तुमको समझना है तो तुमको जो है सीए इंटर में आना पड़ेगा, है ना। वहां पे इनकम टैक्स स्वप्निल सर पढ़ाएंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। या फिर आज घर पे जाके पूछना पप्पा अपने को रिफंड आता क्या इनकम टैक्स में, ऐसा पूछो तो तुमको समझ में आएगा ये रिफंड क्या होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट इज योर बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। अच्छा ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी तुमको ना पढ़ा रखा है, इसके बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या हमने ऐसे 11th में सुना था क्या पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू? अरे सुना था क्या बच्चों? क्या होता है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू? एक एग्जाम्पल याद करो, कौन सा वाला? डायमंड वाटर पैराडॉक्स बोलो या वाटर डायमंड पैराडॉक्स बोलो। जहां पे होता क्या था, दो वैल्यूज होते हैं। कौन से? उठाओ वो सोए वाले बच्चों को, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। हाँ दो वैल्यूज होते, कौन से? एक होता है वैल्यू इन यूज, दूसरा होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। अच्छा ये दोनों भी अलग अलग होते हैं क्या? यस। वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब उस चीज के बदले में आपको जो पे करना पड़े वो वैल्यू इन एक्सचेंज है। व्हाट इज वैल्यू इन यूज? उस चीज को कंज्यूम करने के बाद आपको कितना यूटिलिटी मिल रहा है और आप उसके लिए कितना पैसा देने को तैयार हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? वैल्यू इन यूज, ठीक है। अभी जो हमारा वाटर होता है ना, उसका वैल्यू इन एक्सचेंज क्या होता है? कम, और वैल्यू इन यूज कितना होता है? ज्यादा। इनवर्स हो गया क्या? यस। अच्छा डायमंड के केस में क्या बोला था? वैल्यू इन यूज कम है बट वैल्यू इन एक्सचेंज कितना होता है? ज्यादा। अगेन इनवर्स हो गया क्या? यस। तो इट इज पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है कि लोग क्या करें, है ना, वैल्यू इन एक्सचेंज कभी ज्यादा हो और कभी वैल्यू इन यूज ज्यादा हो। कम ज्यादा हो सकता है क्या? यस। अच्छा ये किस पे बेस करता है? ये बेस करता है अगेन आपके कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी पे, लॉ ऑफ डीएमयू के ऊपर, है ना। अभी जब उनको लगता है कि लोग इसके लिए ज्यादा पैसा दे सकते हैं, उसकी कीमत वो लोग क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, ज्यादा कर देते हैं। जब उनको लगता है कि लोग इसके लिए ज्यादा पैसा नहीं देंगे तो उसकी कीमत क्या होती है बच्चों? कम हो जाती है ना। तो लॉ ऑफ डीएमयू जो है अपने को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में व्हाट इज पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, कि दोनों वैल्यूज में कैसे जो है वो एक इनवर्स रिलेशनशिप दिखाई देता है, ठीक है। चलो ओके, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे बात करते हैं एंड द लास्ट पॉइंट इज योर बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, राइट। हमने फीचर्स में भी ये बात पढ़ी थी, है ना। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, है ना। यूटिलिटी के ऊपर आपका डिमांड क्या करता है? डिपेंड करता है। वही बात इन्होंने यहाँ पे बोली है कि आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है ना वो किसके ऊपर बेस करता है? टोटली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस करता है। अभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको क्या बोलता है? क्या बोलता है लॉ ऑफ डीएमयू? बच्चों बातें नहीं, हाँ। जैसे जैसे आप एक एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाओगे वैसे वैसे आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होते जाएगा? कम कम होते जाएगा। अभी इससे अपने को क्या समझ में आया कि एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से फायदा कम मिल रहा है या ज्यादा? कम मिल रहा है या ज्यादा? कम मिल रहा है। इसका मतलब अगर मुझे एडिशनल यूनिट खरीदना होगा तो क्या मैं वो ज्यादा पैसे में खरीदूं या कम पैसे में? कम पैसे में, बिकॉज जब मुझे फायदा कम मिल रहा है तो मैं पैसा भी कितना देना चाहिए? कम देना चाहिए। ओके, इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला गया है कि कोई भी पर्सन
ज्यादा क्वांटिटी तभी परचेस करता है जब उसके प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लोग क्या बोलते हैं, आप प्रोडक्ट सस्ता करो तभी मैं ज्यादा खरीदूंगा वरना नहीं खरीदूंगा, बिकॉज ज्यादा कंजम्पशन करने से मेरी यूटिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मैं पैसा भी कितना दूंगा आपको, कम ही दूंगा, ज्यादा दूंगा क्या, नहीं, राइट। ये बात हमको यहाँ पे करे वाली है इन द लॉ ऑफ डिमांड। सो इसके लिए क्या बोला है, लॉ ऑफ डीएमयू, ये लॉ ऑफ डिमांड का क्या बन गया, एक बेसिस बन गया है ना। इसके ऊपर हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर से वो क्या हुआ है, फ्रेम हुआ है, ऐसा अपन बोल सकते हैं क्या, यस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे लिए, दैट इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड योर प्राइस, है ना। एमयू और प्राइस, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है वो अपने को समझना है। देखो पूरा ध्यान मुझे अभी यहाँ पे चाहिए, है ना। आखिरी के 15 मिनट मैं आप लोगों के लूंगा, ओके, और 15 मिनट्स के अंदर अपने को ये सब कुछ खत्म कर देना है। कोई भी पीछे बात नहीं करेगा, है ना, ना गर्ल्स में ना बॉयज में, ओके। सब लोग पूरा पूरा ध्यान इधर देंगे, बिकॉज ये सवाल 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, ठीक है। ऑलरेडी एक रिलेशनशिप हमने समझ रखा है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अभी अपने को पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, है ना। पहले एमयू का रिश्ता किसके साथ में था, टीयू के साथ में था, अभी उसने उसको धोखा दिया और अभी किसके साथ रिश्ता बना रहा है, प्राइस के साथ रिश्ता बना रहा है। तो इन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा है ये भी समझना अपने को उतना ही जरूरी है। मतलब पहले तो नोकझोंक हो गई होगी, अभी झगड़े होके अलग हो रहा है, तो अलग रिश्ते में कैसा चल रहा है वो भी अपने को समझना चाहिए, ठीक है, यस। हाँ, कुछ लोगों को लगा सर क्या बातें कर रहे हैं, बच्चों को यही सुनने में मजा आता है, मालूम है क्या तुमको, है ना। इसका इसके साथ था, फिर टूट गया, फिर दूसरे के साथ हो गया, ये सुनने में मजा आता है तुमको, मुझे मालूम है, मुझे पता है तुम्हारे क्लास के बारे में बहुत कुछ। सारी, तुमको पता है क्या हम तुमको ट्रिप पे क्यों लेके जाते हैं, सारे सीक्रेट्स निकालने होते तुम लोगों के। हम पूरा पूरा ध्यान रखते हैं सब बच्चों पे, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है ना, किसका किसका क्या क्या चल रहा है, पूरी ऐसे ड्रोन, पूरे ड्रोन टुकुर 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 सब पे लगे वाले होते, ठीक है। और फिर हम सब ऐसा रिकॉर्ड कर लेते थे, फिर हमको सब पता चल जाता, है ना। क्या किसी के पास्ट होंगे, किसी के फ्यूचर या प्रेजेंट, सब समझ जाते, ठीक है। ओके चलो जाने दो, अभी अपन इनके रिलेशनशिप की बात करते हैं, है ना। रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, ठीक है, ओके। क्या बोला है देखो, अभी ये सब लोग ध्यान दो पूरा टोटली इधर। अभी हमने लॉ ऑफ डीएमयू समझा, लॉ ऑफ डीएमयू में हमको बोला था कि एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से यूटिलिटी कम कम होते जाएगा, जिसको हमने नाम क्या दिया था, मार्जिनल यूटिलिटी, ओके। अच्छा, और एक बात मैंने आपको बोली थी, जब भी अपन यूटिलिटी को मेजर करते हैं, काउंट करते हैं नंबर्स में, तो ये नंबर कैसे डिसाइड किया जाता है, प्राइस के बेसिस पे, कि आप उस चीज के लिए कितना पैसा देने को तैयार हो। जब मैं किसी भी चीज का यूटिलिटी कैलकुलेट कर रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि मैं उस चीज के लिए कितना पैसा देने को तैयार हूं। क्लियर हो रहा है क्या बच्चों, देखो ये कंसेप्ट दिमाग में डालो तो ही तुमको ये समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि हम क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या होता है, ये वो नंबर होता है जो आप उस चीज के लिए देने के लिए क्या हो, तैयार हो। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट किया, उस चीज को कंज्यूम करने के बाद उस चीज के लिए मैं कितना पैसा देने को तैयार हूं, उसे मैं क्या बोलता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी बोल देता हूं। व्हाट आई एम रेडी टू पे, उसे क्या बोल दिया जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी बोल दिया जाता है। एंड व्हाट इज द मार्केट प्राइस, व्हाट आई एक्चुअली पेड, राइट। मैंने सच्चाई में क्या दिया उसे मैं क्या बोलता हूं, प्राइस। और मैं क्या देने को तैयार था उसे मैं क्या बोलता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलता हूं। यस और नो। अच्छा, जितना मुझे फायदा मिलेगा उतना ही मैं पैसा दूंगा क्या, उससे ज्यादा दूंगा क्या, नहीं। अगर समझो आप उससे ज्यादा पैसा दे रहे हो जितना आपको फायदा मिल रहा है, तो क्या आपने कंजम्पशन करना चाहिए था। लेट्स से आपको जो यूटिलिटी मिला वो था 15 का और उस प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस है 20 का, तो क्या आपने वो यूनिट कंज्यूम करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। सिंपली क्यों, बिकॉज वहां पे आपकी यूटिलिटी
कम थी और आपका पैसा ज्यादा गया, इसका मतलब आपका क्या हो गया, क्या हो गया बच्चों, नुकसान हो गया। अपना फायदा हुआ क्या, नहीं हुआ, अपने जेब से ज्यादा पैसे चले गए, जितना फायदा अपने को उस चीज से मिला भी ना हो। क्लियर है क्या, राइट। बस यही बात हमको यहाँ पे करनी है। इन्होंने यहाँ पे ऐसा बोला है कि आप जो है एक एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाओगे, आपका यूटिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम कम होते जाएगा, बट द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज रिमेनिंग सेम। वो कभी चेंज होता है क्या, नहीं। अज्यूम है कि भाई मार्केट प्राइस क्या है, हमेशा सेम है, इक्वल है। आप कितने भी यूनिट्स खरीदो, 2 खरीदो, 4 खरीदो, 10 खरीदो, एमपी इज सेम, मार्केट प्राइस इज सेम, बट मार्जिनल यूटिलिटीज डिफरेंट। वो हर एक एडिशनल यूनिट के साथ क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा। तो एक सिचुएशन ऐसा आ जाएगा, मतलब 3 सिचुएशंस यहां पे हमारी बनती है। फर्स्ट सिचुएशन भी लाइक जहां पे आपका यूटिलिटी क्या होगा, एमयू ज्यादा और मार्केट प्राइस कितना होगा, कम। फिर धीरे धीरे एमयू क्या होते जाएगा, कम। और एक सिचुएशन आ जाएगी जहां पे एमयू और प्राइस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और फिर भी अगर आपने कंज्यूम किया तो एमयू और भी कम हो जाएगा, बट मार्केट प्राइस क्या रहेगा, सेम। तो यहां पे क्या हो गया, एमयू इज लेस देन प्राइस और ग्रेटर देन प्राइस, लेस देन प्राइस, है ना। तो ये 3 सिचुएशंस अपने को यहां पे समझनी है, ओके, जो अपने को यहां पे रिलेशनशिप में बताए वाली है। जैसे टीयू एमयू के रिलेशनशिप में भी थे, वैसे यहां पे भी 3 सिचुएशंस है। एक जहां पे एमयू प्राइस से ज्यादा होगा, एक जहां पे एमयू इक्वल टू प्राइस हो जाएगा, और तीसरा जहां पे एमयू लेस देन क्या हो जाएगा, प्राइस होने वाला है। क्लियर है क्या बच्चों, चलो अभी यहां पे जो बातें बोली है उसको पर एक बार समझ लेते। इन्होंने सबसे पहला अजम्पशन किया कि 1 यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी, 1 यूनिट का एमयू कितना होता है, 10। एक नंबर दिया कि 1 एमयू अगर है तो उसको अगर रुपीस में कन्वर्ट करना है तो किस वेरिएबल से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या बोला इन्होंने, अगर आपको एक यूटिलिटी मिलता है ना और उसको मुझे नंबर्स में कन्वर्ट करना है। देखो यूटिलिटी किस में काउंट होता है, मैंने तुमको बोला था यूटिल्स में होता है। अभी मुझे यूटिल्स को क्या करना है, रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बोले 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ये इन्होंने अजम्पशन किया, बिकॉज 1 यूटिल्स इज इक्वल्स टू 10 रुपीज, ऐसा उनका बोलना है, ठीक है। और मार्केट प्राइस कितना है, बोले प्रोडक्ट का 50 रुपए। कितना है प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस, 50 रुपए है। तो इन्होंने अपने को एक टेबल दिया जिसके अंदर इन्होंने 2 चीजें बोली, एक बोला नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, और दूसरा क्या बोला, मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ एक्स, कि उस यूनिट से एमयू कितना मिल रहा है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट से एमयू कितने का मिला, 10 का। सेकेंड यूनिट से एमयू कितने का मिला, 8 का। थर्ड यूनिट से 4 का। फोर्थ यूनिट से 5 का। देखो एमयू धीरे धीरे कम कम होते जा रहा है क्या, यस। क्या ये लॉ ऑफ डिमांड डीएमयू के हिसाब से सही है क्या, यस, है ना। 6th यूनिट से आपको कितने का एमयू मिला, 1। यहां पे एमयू सिर्फ पॉजिटिव है क्या, यस, पूरे इसमें एमयू पॉजिटिव है। अभी क्या बोला कि एमयू को क्या करो, रुपीस में कन्वर्ट करो, सो दैट मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करने के लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो हमने क्या किया, थर्ड टेबल पे अंदर एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी निकाला, वेर 1 यूनिट इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 रुपीज। तो हमने जितने भी यहां पे एमयू का नंबर है उसको 10 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज हमको क्या करना है, यूटिल्स को रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी कितना आ गया, 100, 80, 70, 50, 30 एंड 10, है ना। ये वो अमाउंट है जो मैं उसके लिए देने को तैयार हूं। एंड व्हाट इज माय मार्केट प्राइस, जो मैंने एक्चुअली उसके लिए दिया, 1 यूनिट के लिए मैंने कितना पैसा दिया, 50 रुपए दिया, तो वो मैंने यहां पे लिख दिया 4th कॉलम में 50, 50, 50, 50, 50। अभी अपन कंपेयर कर रहे हैं बिटवीन द एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीज एंड मार्केट प्राइस एक्चुअली पेड। तो आपको क्या दिखाई देगा, इनिशियली आप एमयू कितना है आपका 100, बट मार्केट प्राइस कितना था 50, जहां पे एमयू इज ग्रेटर देन प्राइस। सेकेंड यूनिट के लिए अगेन आपका एमयू कितना हो गया, रुपीज इन टर्म्स 80, और आपने प्राइस कितना दिया 50, मतलब आपका यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी ज्यादा है जो आपने पे किया उससे। अरे यस और नो, यस, है ना। तो अगेन यहाँ पे क्या हो गया, एमयू इज ग्रेटर देन प्राइस। थर्ड सिचुएशन में अगेन आपका एमयू कितना था इन टर्म्स ऑफ रुपीज 70, आपने कितना दिया 50, तो क्या हो गया, अगेन एमयू इज ग्रेटर देन प्राइस। ओके, अच्छा इन तीनों भी जगह पे एमयू क्या था, प्राइस से ज्यादा था, जो हमने क्या बोला, फर्स्ट सिचुएशन पॉसिबल है। फोर्थ यूनिट के लिए आपका एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी कितना है 50,
और आपने कितना पैसा पे किया 50, ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, जहां पे MU इन टर्म्स ऑफ मनी और MU एक्चुअल मतलब प्राइस एक्चुअली पेड दोनों भी क्या है इक्वल है, मतलब जितना आपको फायदा मिला उतना ही आपने पैसा दिया, न कम दिया ना ज्यादा दिया। तो ये हो गया आपका सेकेंड सिचुएशन। इसके बाद भी अगर आप कंजम्पशन चालू रखते हो तो आपका MU क्या होते जा रहा था कम, बट प्राइस कभी कम हुआ क्या नहीं। सो आपका MU इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर द 5th यूनिट कितना हो गया 30 है ना, और आपने कितना पैसा दिया 50, मतलब 30 रुपए का यूटिलिटी मिल रहा है और तुम दे उसको 50 रुपए रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा क्या हो रहा है बच्चों नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। अपन डेफिसिट में चल रहे, किस में चल रहे डेफिसिट में, जहां पे आपका MU इज लेस देन व्हाट प्राइस है ना। 5th यूनिट अगर और भी कंज्यूम करोगे और भी यूटिलिटी क्या हो गया कम हो गया, 10 रुपए का यूटिलिटी आपको मिल रहा है और आप दे कितने रहे हो 50 रुपए, यहां पे भी अगेन आपका क्या है नुकसान है। तो ये दो सिचुएशंस ऐसी है जहां पे आपका MU इज लेस देन प्राइस यू हैव पेड है ना, इसका मतलब यहां पे आपका फायदा नहीं हो रहा है। तो क्या आपने ये यूनिट्स कंज्यूम करने चाहिए थे नहीं करने चाहिए। एक रैशनल कंज्यूमर के अगर बारे में सोचे तो आपने सिर्फ तब तक कंज्यूम करना चाहिए जब तक आपका MU इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल्स टू प्राइस यू हैव पेड, मतलब जितना पैसा आप दे रहे हो उतने का फायदा आपको मिल रहा है, तब तक ही आपने पैसा देना चाहिए और यूनिट कंज्यूम करने चाहिए। इसके बाद आपने कोई भी यूनिट कंज्यूम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए है ना। जब मुझे यूटिलिटी कम मिल रहा है और पैसा ज्यादा दे रहा हूं इसका मतलब नुकसान किसका हो रहा है मेरा ही हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा है, तो मैंने यहां पे कंजम्पशन करना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद में ना फाउंडेशन वाले बच्चों को कुछ याद आना चाहिए, बिकॉज उन लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्या याद आ रहा है बच्चों, यस फाउंडेशन में हमने कंसेप्ट पढ़ा है जिसका नाम है कंज्यूमर सरप्लस है ना। कंज्यूमर सरप्लस कुछ और नहीं बल्कि यही है, और कोई बात है क्या नहीं, जहां पे हमने बोला था व्हाट यू आर रेडी टू पे माइनस व्हाट यू एक्चुअली पेड, दैट इज MU माइनस प्राइस। अरे याद है क्या बच्चों, यस ओके चलो। अच्छा यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन बोले वाली है वो एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है देखो, ये टेबल जो है आपको बता रहा है कि कंज्यूमर जो है वो क्या करेगा कमोडिटीज बाय करना शुरू करेगा, ठीक है, उसके कंजम्पशन के लिए एक के बाद एक। सो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ऐड हो रहा है ना, ऑफिस स्टॉक वो क्या होते जाएगा कम कम होते जाएगा, जो भी मार्जिनल यूटिलिटी उसको मिल रहा है ना वो क्या होते जा रहा है डिमिनिशिंग होते जा रहा है एवरी एक्स्ट्रा यूनिट कंजम्पशन के बाद है ना। सो अपन क्या कर रहे हैं MU को कन्वर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, जिससे कि ये क्या हो जाए हमारे लिए इजी हो जाए कंपेयर करने के लिए, किसके साथ में मार्केट प्राइस के साथ में है ना, किया हमने ये सब। ठीक है, इसके बाद क्या बोला पहले 3 यूनिट्स के लिए है ना ये देखा जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जो है वो क्या है प्राइस से ज्यादा है। अरे ज्यादा है क्या, यस। रैशनल कंज्यूमर जो है वो क्या करेगा खुशी खुशी ये सारे यूनिट्स खरीद लेगा, बिकॉज उसका फायदा जो है उसने जो पैसा दिया उससे ज्यादा है, तो खुशी खुशी खरीद लेगा क्या, यस ओके। 4th यूनिट के ऊपर उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है और जो प्राइस है दोनों भी क्या हो गए बच्चों इक्वल हो गए। ठीक है, सो कोई भी कंज्यूमर जो ये सोचेगा कि क्या उसे 4th यूनिट खरीदना चाहिए, क्या उसको 4th यूनिट खरीदना चाहिए, यस खरीदना चाहिए, बिकॉज यहां पे अपना नुकसान नहीं है, जितना पैसा हमने दिया उतना फायदा हमको मिल गया, यहां पे कोई नुकसान है क्या बच्चों नहीं ओके। बट इन केस ऑफ 5th और 6th यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी जो उसको मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी वो उसने जो पैसा दिया उससे क्या है कम है, इसका मतलब एक रैशनल कंज्यूमर ने ये यूनिट्स खरीदने नहीं चाहिए थे। सो रैशनल कंज्यूमर will not buy further once equality between the MU and price is established, मतलब जब MU और प्राइस एक दूसरे के इक्वल हो गए उसके बाद आपने कंजम्पशन करना नहीं चाहिए, बिकॉज आपका MU आगे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और प्राइस क्या हो रहेगी ज्यादा रहने वाली है। क्लियर है क्या, यस ओके। इस टेबल से अपने को 3 चीजें समझनी है। इन्फरेंस, इन्फरेंस मतलब क्या होता है अपने को क्या कंक्लूजन लेना है, तो 3 चीजें यहां पे हमने को समझनी है जिसको हमने नाम दिया है अबाउट इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। क्या नाम दिया हमने 3, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स,
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स किसको बोला जाएगा? जहां पे आपका एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी प्राइस पेड से क्या हो, ज्यादा हो। वेयर एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी इज ग्रेटर देन प्राइस, उसको अपन क्या बोलेंगे? इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। वो अपने कंज्यूम करने चाहिए जहां पे आपका एमयू प्राइस से ज्यादा हो। सेकेंड सिचुएशन हमने बोला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब अचीव हो जाता है? जब मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी। जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिला वो किसके इक्वल हो गया? मार्केट प्राइस के इक्वल हो गया। तो आपका क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नो फायदा नो नुकसान, जितना यूटिलिटी मिला है उतना ही पैसा तुमने दिया है। ठीक है। थर्ड सिचुएशन, एक रैशनल कंज्यूमर ने जो कभी कंज्यूम करना नहीं चाहिए, जहां पे आपका एमयू इज लेस देन मार्केट प्राइस यू हैव पेड, है ना। आपका यूटिलिटी कितना है? कम, और आपने पैसा कितना दे दिया? ज्यादा दे दिया, राइट। तो एक रैशनल कंज्यूमर ने ये यूनिट्स कंज्यूम नहीं करने चाहिए। इसको अपन क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। क्या बोलते हैं अपन इसको? एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। देखो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इन तीनों पे सवाल बिल्कुल भी बन सकता है। बन सकता है क्या बच्चों? यस, ठीक है, ओके। द लास्ट पॉइंट यहां पे जो दिया है दैट इज अबाउट डू यू नो, है ना। सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, इससे आज तक कभी कोई क्वेश्चन आया है, बट अपने को समझ के लेना है। ठीक है। जितने भी फाउंडेशन वाले बच्चे ना, उन सबको ये बात ऑलरेडी पता है, बट जिनका फाउंडेशन नहीं है वो लोग थोड़ा ध्यान से सुनो, है ना, बिकॉज उनके लिए कंसेप्ट बिल्कुल भी नया है ना। अभी ओके, सब लोग इधर ध्यान देंगे जिनका फाउंडेशन नहीं है। फाउंडेशन वाले को छोड़ दो, उनको क्या है, सब पता है उनको, है ना। बट जिनका फाउंडेशन नहीं है पूरा ध्यान दो, जो बच्चे नया है वो लोग पूरा ध्यान दो। ठीक है। यहाँ पे एक ना कंसेप्ट के बारे में हमको समझाया गया है विच इज द ग्रेटर वर्जन ऑफ योर यूटिलिटी एनालिसिस, है ना। सो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने हमको यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में बताया, बट बहुत सारे लोगों ने उसको क्या किया? क्रिटिसाइज किया। तो हमारे दो इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम क्या है? एक होते हैं जे.आर. हिक्स और एक होता है आर.जी.डी. एलन, है ना। इनके थ्योरी को हिक्स एंड एलन, इन दोनों के नाम से बहुत ज्यादा फेमस किया गया। ओके, इन दोनों ने एक थ्योरी लिखा जिसका नाम था इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। क्या है इसका नाम? इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। नॉन फाउंडेशन स्टूडेंट्स पूरा पूरा ध्यान चाहिए मुझे तुम लोगों का। ठीक है। क्या बोला है हमने? इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के नाम से इन्होंने क्या लिखा? थ्योरी लिखा, है ना। जिसके अंदर ये क्या बोलते हैं, देखो लॉ ऑफ डीएमयू के कई सारे एक्सेप्शंस है, कई सारे अजम्पशंस है, और उसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है। तो क्यों ना हम एक नया थ्योरी बनाए जो हमको इन सभी फ्लॉस को क्या करता है? रिमूव करने का काम कर देगा, है ना। ऐसा एक थ्योरी इन्होंने बनाया और उस थ्योरी को नाम क्या दिया? इंडिफरेंस मेथड। क्या नाम दिया उसको? इंडिफरेंस मेथड। जो कार्डिनल यूटिलिटी के जितने भी प्रॉब्लम्स है उन सबको क्या करता है? सुपरसीड करता है। सुपरसीड मतलब ओवरकम कर लेता है और उनके प्रॉब्लम्स को खत्म कर देता है। ये काम किसने किया? जे.आर. हिक्स एंड आर.जी.डी. एलन, इन दोनों ने किया। ठीक है। सो इन्होंने क्या बोला कि हम क्या करेंगे? कंसेप्ट बनाएंगे, जिस कंसेप्ट को नाम दिया गया इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो यूटिलिटी को मेजर करेगा, लेकिन कोई नंबर के फॉर्मेट में करेगा क्या? नहीं। बोले किसके फॉर्मेट में करेंगे? अपन ऑर्डिनल कंसेप्ट बनाएंगे। कौन सा कंसेप्ट बनाएंगे? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मतलब क्या? ऑर्डर देना, रैंकिंग देना। तो हमने क्या बोला कि अपन क्या करेंगे? लोगों को पूछेंगे कि तुम्हारा प्रेफरेंस क्या है, वो बताओ, है ना। आपको अगर ऑप्शन दिया जाए, 3-4 चीजें आपने कंज्यूम की, तो आप ये बता सकते हो क्या कि कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा है, कौन सा उससे कम अच्छा है, और कौन सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना। मैं सबसे पहले ये करूंगा कंज्यूम, फिर दूसरा करूंगा, फिर तीसरा करूंगा। ऐसा रैंकिंग, ऐसा ऑर्डर आप डिसाइड कर सकते हो क्या? यस, है ना। इसमें कोई नंबर मांग रहा है क्या तुमसे? नहीं। इसमें कोई एग्जैक्ट आंसर चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने एक कंसेप्ट बनाया जिसका नाम क्या था? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और वहां पे आपको यूटिलिटी को मेजर करना है, बट इन व्हाट फॉर्मेट? ऑर्डिनल फॉर्मेट। रैंकिंग देना है, नंबर में मेजर करना नहीं है। क्लियर हो रहा है क्या बच्चों? यस। अभी सर ये इंडिफरेंस कर्व क्या होता है ये समझाओ। देखो 2 मिनट सब लोग शांत एकदम। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, है ना। सो जैसा हमने, कर्व का मतलब क्या होता है? सिंपली अगर आप एक्सिस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दो, है ना, वो किस तरीके का भी दिखता हो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? कर्व नाम दे देते हैं। तो इन्होंने क्या बनाया? एक कर्व बनाया, इंडिफरेंस कर्व। ओके, ये कैसा होता है, क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो नाम में ही क्या बोला है? इन डिफरेंस। नाम में क्या है इसके? इन डिफरेंस।
मतलब इस कर्व के ऊपर जितने भी हमारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे ऑफ टू गुड्स, उनका यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी बिल्कुल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा इन्होंने यहां पे बोला। सब बच्चे ध्यान दे रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे है ना? 2 मिनट बिल्कुल भी साइलेंट एकदम, ठीक है? ऐसा करो, मौन ले लो। किसी को श्रद्धांजलि दे रहे हो बोल के, मौत नहीं बे, मौन, मौत ले लो बोल। ऐसा होता ना, मौत ले सकते सब लोग तो कितने लोग ले लेते अभी तक। मौन, मौन धारण करो बच्चों, ठीक है? हाँ, श्रद्धांजलि दो किसी को तुम्हें। जिंदा इंसान को श्रद्धांजलि नहीं देते बेटा। अगर श्रद्धांजलि देगा ना तो मैं तेरे को अभी तो दिख ही रहा हूं, मरे बाद भी दिखूंगा फिर तो। बोले बड़ा याद कर रहा था यार, चलो मिल के आते उसको। तो ऐसा मैं रात में मिलने को आएंगे तो सर आ रहे भाई सपने में, डर जाएगा चुप, ठीक है? तो बस अभी जिंदा हूं तब तक साथ में रहो, मरने के बाद क्यों रहना है तुमको, ठीक है? अच्छा चलो ध्यान दो, सब लोग बिल्कुल साइलेंट, एकदम कीप क्वाइट। सभी बच्चे पूरा पूरा ध्यान देंगे, है ना? इंडिफरेंस कर्व किसे बोला जाता है? इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो हमारे दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस को इंटरसेक्ट करने का काम कर रहा है, जिस कॉम्बिनेशन का यूटिलिटी बिल्कुल भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है? अभी मैं क्या बोल रहा हूं, सब लोग इधर ध्यान दो। तो हमारे दो एक्सिस है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे लेट से मैंने लिखा यूनिट्स ऑफ ए, और वाई एक्सिस पे मैंने लिख दिया यूनिट्स ऑफ बी, ठीक है? तो दो हमारे पास प्रोडक्ट है, एक है ए, एक है बी। अभी मुझे ये दोनों भी कंज्यूम करना है, ठीक है? बट कौन से प्रोडक्ट का कितना कंज्यूम करूं, कौन से का कम, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इन्होंने बोला कि आप यहां पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाओ ऑफ टू गुड्स, जहां पे एक थोड़ा ज्यादा होगा और दूसरा थोड़ा कम होगा। इधर पहला ज्यादा दूसरा कम, फिर पहला कम दूसरा ज्यादा, कैसे भी कॉम्बिनेशंस बनाओ, बट हर एक कॉम्बिनेशन का जो टोटल यूटिलिटी होगा वो क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। वो अलग होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, है ना? मतलब आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाओ जहां पे टोटल यूटिलिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, और उन सभी कॉम्बिनेशंस को इंटरसेक्ट करने वाला जो कर्व रहेगा उसको नाम क्या दे दिया, इनडिफरेंस कर्व। जो अपने को हर एक कॉम्बिनेशन कैसा बता रहा है, जहां पे यूटिलिटी डिफरेंट नहीं है। इन डिफरेंट मतलब डिफरेंट नहीं है, जिनका यूटिलिटी डिफरेंट होगा क्या, नहीं। फिर आप कोई भी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करो, आपका फायदा कभी कम नहीं होगा। फिर चाहे पहला ज्यादा लो दूसरा कम लो, या पहला कम लो दूसरा ज्यादा लो, या दोनों इक्वल लो, जो भी कॉम्बिनेशन लोगे आपका यूटिलिटी कभी कम होगा क्या, नहीं होगा, राइट? तो ये इंडिफरेंस कर्व कैसा दिखाई देता है, इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इस तरीके से आपका यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व बनता है ना? जिसको हम क्या बोलते हैं, आईसी कर्व बोलते हैं। अभी इस आईसी कर्व के ऊपर ये देखो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते होंगे, ए के, बी के, है ना? और इन सभी कॉम्बिनेशंस का जो टोटल यूटिलिटी रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। अलग रहेगा क्या, नहीं, सेम रहेगा क्या, यस, ओके। इसको अपन क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व, जो अपने को क्या बताता है, सेम यूटिलिटी रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है ना? सो इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस ऑफ पॉइंट्स मतलब ये जो अलग अलग पॉइंट बनाए ना, ए बी सी डी, ये सब क्या है, लोकस है, अलग अलग पॉइंट्स है। इनको इंडिकेट कर रहा है विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। यहां पे कुछ यूनिट्स ए के और कुछ यूनिट्स बी के, दो यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है, जिससे कंज्यूमर को मिलने वाला यूटिलिटी बिल्कुल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। चाहे मैं ए पॉइंट पे जो यूनिट्स है उसको कंज्यूम करूं, चाहे बी पॉइंट के करूं, चाहे सी पॉइंट के, ए और बी के कॉम्बिनेशंस, मेरा टोटल यूटिलिटी क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल भी सेम रहेगा। अलग रहेगा क्या, नहीं। सो एज ए रिजल्ट ही इज इनडिफरेंट टू द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन दैट ही कंज्यूम्स। कुछ भी कंज्यूम करो, नुकसान अपना होने वाला है क्या, नहीं, फायदा विल रिमेन द सेम, ओके। ऐसा एक कॉम्बिनेशन, ऐसा एक कंसेप्ट बना है किसने, हिक्स एंड एलन ने, जिसको नाम क्या दिया, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। क्लियर है क्या, यस। सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट एक जनरल नॉलेज जो बुक में बोला है ना, आपको पता होना चाहिए, डू यू नो, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है? चलो मिलते हैं सोमवार को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। बहुत सारी पढ़ाई करो 2 दिनों के अंदर, घर के बाहर गिरो नको, है ना? वीवीआईपी लोग घर के बाहर आने वाले, है ना? तुम लोगों को घर के बाहर जाना नहीं है, ठीक है?